64वीं बीपीएससी की साक्षात श्रृंखला का आज 5वां जो है कि एपिसोड है आप लोग के सामने। बेसिक चीजें सारी हो चुकी है। कल हमने जॉब वालों के लिए जो है कि अलग से एक वीडियो दिया था कि किन किन चीजों को आपको तैयार करना है। एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो रह गई है जिस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। जनरली लोग इसको तैयार करके नहीं जाते हैं और जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर बहुत दबाव का अनुभव करते हैं और वो व्यवस्थित रूप से उत्तर उसका नहीं दे पाते हैं। इस संदर्भ में हम एक आदर्श व्यक्ति, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड में कि आपके आदर्श व्यक्तित्व कौन है, और जो भी आप आदर्श व्यक्ति को चुनिएगा उनके सभी जीवन के क्रियाकलाप को, उनकी रचना को, उनके जो है कि गतिविधियों को, उनके सिद्धांतों को और उन पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और उनकी प्रासंगिकता क्या है, किन क्षेत्रों में है, इन सभी मुद्दों को आपको तैयार करना होगा। चाहे आप विवेकानंद का नाम लें, चाहे आप गांधी जी का नाम लें, चाहे आप नेहरू जी का नाम लें, तो उनके बारे में आपको पूरी तरह से तैयारी कर लेनी है। और दूसरा चीज है पद से जुड़ा हुआ प्रश्न। आपको जैसे आप बोलते हैं एसडीएम आप जो है कि हायरार्की में आप पहला नंबर पे रखे हैं, जो पदवर्ता क्रम है उसके अनुसार, तो एसडीएम का क्या काम होता है इसको भी आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। या फिर जो भी आप दीजिएगा पद के परफॉर्मेंस में, तो उससे जुड़ा हुआ काम क्या क्या क्रियाकलाप है उसका, ये आपको तैयार कर लेना है। तो इसी पे हम अभी एक वीडियो आप लोग को बनाकर दे रहे हैं, जिसमें कुछ उदाहरण हम लेंगे एक दो, और उसके बाद उनसे जुड़ी चीजों को हमको कैसे तैयार करना है ये हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं और वो भी लाभान्वित हो सकें। से आदर्श व्यक्तित्व जब प्रश्न पूछा जाता है तो एकाएक अगर बोर्ड वहां पे सवाल पूछेगी और आप पहले से तैयार नहीं किए हैं तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और यह जो है कि इंटरव्यू जो है 64वीं का 1465 सीटों को लेकर है और इसमें संभावना भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसकी पूर्ण तैयारी आप लोग पहले से कर लीजिए। 4 एपिसोड पहले भी आ चुका है इस पे और ये 5वां है। जैसे कि आदर्श व्यक्तित्व, अगर हम किसी व्यक्ति को आदर्श व्यक्तित्व बोलेंगे तो उनके बारे में सारी जानकारियों को हमको जानना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप गांधी जी को अगर हम आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं तो उनकी जीवनी, जैसे उनके माता पिता कौन है, जन्म कब हुआ, उनका क्रियाकलाप, जैसे वो किन किन आंदोलन से जुड़े रहे, कौन कौन से आंदोलन में उनकी गतिविधियां रही, ये सभी हमको जानना चाहिए। आपके प्रेरणा का कारण क्या है, क्या आधार है, किस आधार पर आप गांधी जी को बेहतर व्यक्तित्व मानते हैं। सत्य, अहिंसा, जैसे जो है कि आपको सत्याग्रह का जो प्रयोग किए, जिसके आधार पर आप आदर्श व्यक्तित्व उनको मान सकते हैं, तो ये आपको वहां जवाब देना चाहिए। उनके गुरु कौन रहे ये भी आपको जानना चाहिए, राजगोपालाचारी उदाहरण के रूप में आप देखें। उनकी पुस्तक, जैसे उनकी रचना कौन कौन सी है, ये भी आपको 2-3 रचना भी आपको जानना चाहिए, जैसे माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, तो इन सभी को आपको जानना चाहिए। और भी रचना है गांधी जी की तो वो भी तैयार कर लीजिएगा। या फिर जिनसे जुड़े, जैसे आपके लिए हो सकता है आदर्श जो है कि विवेकानंद हो, तो उनके क्रियाकलाप को, उनकी रचना को, उनके द्वारा किए गए जो है कि कार्यों को आपको जानना चाहिए। जैसे गांधी जी के व्यक्तित्व पर किनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो टॉल्स्टॉय का बहुत ज्यादा प्रभाव था। टॉल्स्टॉय आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में, तो ये भी आपको जानना चाहिए। बिहार से जुड़े मुद्दे को भी आपको जानना चाहिए। बिहार से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे चंपारण के आंदोलन में गांधी जी का रोल रहा, तो गांधी जी का क्या क्रियाकलाप रहा बिहार के संदर्भ में, इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। गांधी जी के सिद्धांत को भी आपको जानना चाहिए, कुछ सिद्धांत को, और गांधी जी के द्वारा दिए गए विभिन्न नारे, जो बहुत सारा स्लोगन उन्होंने दिया, उसको भी आप लोग को जानना चाहिए।
और एक चीज और आप जान लीजिए, जो आपसे पूछा जाएगा और वो सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल होगा कि गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो बोर्ड वहां पर आपको ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चन करने लगती है। आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर से उम्मीद की जाती है, एक प्रशासक से उम्मीद की जाती है। आपका अगर कोई व्यक्तित्व आपको पसंद आता है तो उसके बारे में आपको पूरी चीजों को जानना चाहिए, यह स्वाभाविक है। और अगर आप नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि बोर्ड को आप गुमराह कर रहे हैं और इसलिए आपको साक्षात्कार के अंक पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं, आप जो है वार्ता क्रम का जब निर्धारण कीजिएगा तो अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा। और जो पहले नंबर पर आप देते हैं तो उनका क्या क्रियाकलाप है, क्या कार्य क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में वो काम करते हैं, यह आपको जानना चाहिए। पहली बात तो है कि किस स्तर पे काम करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम एसडीएम बनना चाहते हैं, प्रथम वरीयता क्रम में रखें, तो एसडीएम किस स्तर पे काम करते हैं, तो अनुमंडल स्तर पे काम करेंगे। बिहार में कितने अनुमंडल हैं, 101 अनुमंडल है। एसडीएम का वर्ग क्या होता है, यह भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो जमीन व्यापार का देखरेख वो करते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह का रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार का पंजीकरण, अनेक प्रकार का लाइसेंस जारी करवाना, नवीनीकरण करना, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों का सहायता करना। जैसे कोरोना संकट आ गया तो अपने अनुमंडल के स्तर पर जो है कि पर्यवेक्षक की भूमिका भी एसडीएम निभाते हैं। एक एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नौवालिक कृत्यों के अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेट का भी कार्य करते हैं। तो ये भी है, न्यायिक पक्ष से भी जुड़ा हुआ कुछ काम वो करते हैं और प्रशासनिक भूमिका तो उनकी होती ही है। तो इन सभी पक्षों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मेरा साक्षात्कार श्रृंखला के ये 5वीं कड़ी में आने का उद्देश्य यही था कि आप आदर्श व्यक्तित्व जिनको बना रहे हैं या मानते हैं उनके बारे में सारी जानकारियों को आप जानें, और जो प्रशासन में आप जो पहली वरीयता क्रम जो रख रहे हैं बीपीएससी में, उसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तभी आप बोर्ड में अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं। आशा करते हैं हमारा यह कार्यक्रम आप लोग को पसंद आ रहा होगा और इसी तरह आप बने रहिए। फिर आगे की श्रृंखला में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए